हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सेशन नंबर पार्ट 3। हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी 2 पार्ट्स देख लिए हैं, प्लस बायोलॉजी के एक्सक्लूसिवली न्यू एमसीक्यू सेशन मैंने 3 पार्ट्स आपको ऑलरेडी दे दिए। तो यानी कि 60 एमसीक्यू बायो का दे दिया है, 40 एमसीक्यूज आपको मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड दे दिए हैं और आज के सेशन में भी हम 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, देयर इज नो स्पेसिफिक बुक टू प्रिपेयर फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड। उसमें आपको जनरल नॉलेज बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस पे पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लॉन्च करती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए हमारा जो ज्ञान लैब ऐप है उस पे हमने जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, जब आप ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइंस होती है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन दिखाई देता है। इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मैंने बीएससी नर्सिंग का एक सैंपल पेपर अपलोड किया है और इस सैंपल पेपर में 100 मार्क्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड मिला के। ये एमसीक्यूज से आपको सिर्फ पैटर्न समझ में आएगा कि नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दीज आर नॉट पीवाईक्यूज, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टँडिंग की नर्सिंगची एक्झाम कशी कंडक्ट होते, त्यात प्रश्न कशा प्रकारचे विचारले जातात। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। What is the responsibility of ward sister और nursing supervisor? एक ward sister या nursing supervisor की responsibility क्या होती है? A nurse is in charge of the nursing care management of a ward और unit। मतलब आपकी जो वार्ड सिस्टर है, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अलॉट की गई होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डिपार्टमेंट के नर्सिंग हेड को, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करें और फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आगे आपके मेडिकल डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा और फिर वो आगे हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु प्रोवाइड सर्विसेज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ अवेयरनेस एंड हाइजीन। मतलब ये जो अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड करने की? इट इज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये काम होता है कि वो अनएजुकेटेड और गवर्नमेंट स्कीम्स के बीच में, जो अनएजुकेटेड लोग हैं और जो गवर्नमेंट की मेडिकल स्कीम्स है उनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करे, कैसे लोगों को अवेयर करवाए कि आपके लिए क्या क्या फ्री और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर गई है। और प्लस हेल्थ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट्स, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में इम्पोर्टेंस, ये सब कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मस्ट बी लोकेटेड इन अ प्लेस where there is easy accessibility for OP and IP patients. What is OP? OP मतलब आउट पेशेंट, IP मतलब इन पेशेंट क्लाइंट्स। तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों से नजदीक होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब आपका ज्यादा करके एक्सरे स्कैनिंग वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ऐसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ? जब बच्चा पैदा होता है तब कौन सी वैक्सीन दी जाती है? देखो, आप अगर अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखोगे तो आपको 2 बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मतलब बीएमसी वाला रहता है, और एक आपका जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो उस टाइम पे आपका वजन कितना था, आपकी मम्मी का वजन कितना था, आपको कोई बीमारी है क्या, आपको उसी टाइम पे कौन सा वैक्सीन दिया गया है, एक चार्ट अलग रहता है। तो आप अपना बर्थ चार्ट देखो, उसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन सी वैक्सीन पैदा होते से ही दी गई है, कौन सी वैक्सीन 3 महीने में मिली है, कौन सी वैक्सीन 6 महीने में मिली है, ये सब उस चार्ट में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन स्टैंड्स फॉर बैसिलस कालमेट गुएरिन। ये यूजुअली बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनको टीबी ना हो। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, तो ये वैक्सीन से वो टीबी प्रिवेंट हो जाता है। बाकी का वैक्सीन जो है ये थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चों को दिया जाता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी
इनिशिएटिव ऑफ गुजरात गवर्नमेंट बेनिफिट्स, लेवरेज देना मतलब बेनिफिट करना, इट गिव्स बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। कौन सा ऐसा ऐप है या कौन सी ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से आप प्रेग्नेंट मदर्स को ट्रैक कर सकते हो, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो? क्या आपको पता नहीं होगा, इसीलिए मैं नया इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था। इज ई ममता। ई ममता इज अ हेल्थ सर्विस जो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें आप प्रेग्नेंट फीमेल्स का प्रोग्रेस, उनकी कोई बीमारी होगी तो वो सब यहाँ पे ट्रेस कर सकते। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेल्थ पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन। द हेल्थ इंडिविजुअल पर्सन which act as a link between ANM and आंगनवाड़ी वर्कर आर नोन एज। कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो आंगनवाड़ी और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के बीच में लिंक का काम करता है? बताओ, एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। यस, जो अपनी आशा ऑर्गेनाइजेशन है, आशा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर। इनका मेन कंपोनेंट क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज में फोकस कर सके, वहाँ पे जो कम उम्र में औरतें माँ बन जाती है उन हेल्थ को देख सके, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, वो सारी चीज़ें गाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा केमिकल है, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉजेज डीके इन चिल्ड्रन? मतलब कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से बच्चों के दांत जल्दी टूटते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं? देखो, आपने 11वीं में पढ़ा था कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा थिकनेस मिलती है और वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है और उसमें से फ्रेग्रेंस आता है। तो अब ये जो फ्लोराइड केमिकल है, ये फ्लोराइड केमिकल बच्चों के दांत के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से उनके एकदम बेसिक बेबी प्राइमरी कैल्शियम टीथ होते हैं वो रिएक्ट करने लग जाते हैं और वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो फ्लोराइड केमिकल के वजह से बच्चों के दांतों पे ब्राउन स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, उनका इनामल जो होता है दांत के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है और दांतों को परमानेंट डैमेज भी पहुंच जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ मिशन was launched to ensure full immunization with all available vaccines to children up to 2 years of age and pregnant women? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? यस, 2 साल के कम बच्चों के लिए और सारी प्रेग्नेंट औरतों के लिए। द प्रोग्राम नेम इज नोन एज मिशन इंद्रधनुष। दिस वाज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी ऑल्सो। व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष? इंद्रधनुष मिशन में ये बताया गया है, ये दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि इंडिया के अर्बन और रूरल हर जगह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सारा टीकाकरण होना चाहिए, उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम was launched to train health individuals in basic newborn care and resuscitation to address care at birth issues? मतलब अगर समझो कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और मदर को कुछ प्रॉब्लम है या बच्चा प्रॉपरली हेल्दी नहीं, तो कौन से इंडिविजुअल को हम ट्रेन करते हैं एंड ये कौन सा पर्टिकुलर मतलब योजना या कौन से पर्टिकुलर स्कीम में आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में हेल्दी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो वहाँ की नर्सेस को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो उसके लिए कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और वो नया प्रोग्राम कौन सा है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है अगर वो बच्चा वीक है तो उसको हेल्दी करने के लिए, उसको रिससिटाइट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग नर्सेस को दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नवजात शिशु कार्यक्रम के बारे में बहुत सारी डिटेल दी गई है, इसको आप अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इधर पे क्या दिया? सपोज नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ पेशेंट हु इज 8 वीक्स प्रेग्नेंट। मतलब कोई पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट है, उसके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर ने बताया कि आप नर्स के पास चले जाओ, वो आपको आगे का पूरा प्लान समझा देगी, क्या कैसे आपको दवा लेनी है, आपको कौन से मंथ में क्या क्या चेंजेस देखने को। ठीक है, तो एक नर्स को पेशेंट को क्या क्या बताना चाहिए कि वो कौन सी दवा ले, क्या एक्सरसाइज करना है, एटसेट्रा। और अगर पेशेंट ने पूछा कि मैम मेरा बच्चा अंदर कैसा है, उसकी ट्रीटमेंट चालू हुई कि नहीं हुई, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो नर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? बच्चे की मूवमेंट कब फील होगी मदर को? हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। की जो मूवमेंट है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील होना स्टार्ट होती है।
नर्स को क्या बताना है पेशेंट को कि आपके बच्चे मूवमेंट है वो आपको चौथे पांचवें महीने में ही स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा, उसके पहले आपको मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल SMS, apps, wearable devices, remote sensing and use of social media such as Facebook, Twitter, etc. to health related purpose describes। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा पर्टिकुलर ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम हेल्थ वगैरह ट्रेस कर सकते हैं हार्ट पेशेंट्स का या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं उनकी अगर परफॉर्मेंस या ग्रोथ या मेडिसिन अपडेट हमको लेना है तो हम कौन से पर्टिकुलर टेक्निक्स को ले सकते हैं, एम हेल्थ ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न विक्टिम्स शुड यू इमीडिएटली कॉल योर लोकल इमरजेंसी फोन। कौन से पर्टिकुलर कंडीशन में आपको तुरंत इमरजेंसी नंबर को कॉल करना चाहिए। कोई 40 साल का आदमी जल रहा है, 8 ईयर की वुमेन जल रही है या 26 ईयर ओल्ड वुमेन जल रही है, तो कौन से केस में आपको तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना चाहिए। सीनियर सिटीजन है, हमेशा याद रखो प्रायोरिटी हमेशा पहले सीनियर सिटीजन को दी जाती है, फिर छोटे बच्चों को दी जाती है और फिर वुमेन को दी जाती है। तो जो सीनियर अगर उनको इंजरी पहुंची है सबसे पहले आपको नर्स को मतलब इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है और उनको इन्फॉर्म करना है, और जब तक हेल्प आ नहीं जाती है, एम्बुलेंस वगैरह आ नहीं जाती, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस फायर वाले एरिया से उस पर्टिकुलर पेशेंट को थोड़ा दूर कर दो ताकि वो सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। क्या आपने 11वीं में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, अलग अलग टाइप और अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया आपने पढ़े, जिसमें से विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, कोकाई मतलब स्पिरिकल बैक्टीरिया होता है ऐसे छोटा सा डॉट है, स्पिरिला मतलब क्या होता है ऐसे स्प्रिंग जैसा, ऐसे जिगजैग जिगजैग बैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट शेप कौन सा है, कोकाई का, मतलब ये तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये इतना छोटा सा एकदम डॉट जैसा होता है। जो बच्चे अभी माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाएगा रॉड कोकाई, तो आपको समझ जाएगा कि बैक्टीरिया कोकाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ स्ट्रोक। देखो स्ट्रोक और हार्ट अटैक में क्या फर्क है, जब आपकी ब्रेन का कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से आपका ब्रेन पैरालाइज हो जाता है, जिसकी बॉडी में जाता है, तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट में कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है और उसके वजह से हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर आपके ब्रेन का ब्लड वेसल क्लॉट हो गया है, आर्टरी क्लॉट हो गया है और उसके वजह से आपको प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। ये देखो आर्टेरियल क्लॉट्स इन द कॉल्ड एज स्ट्रोक, और अगर आपके हार्ट के पास ब्लड क्लॉटिंग हुआ है तो इट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो फिर आपने देखा होगा हर एक रूम के बाहर उसका एक इमेज बनाया हुआ होता है, ये रूम क्या है, तब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक्सरे होने वाला है, यहाँ पे स्कैन होने वाला है, MRI होने वाला है। तो ये वाला जो सिंबल है ये MRI स्कैन बताता है। जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो ब्लाइंड बन के मत जाओ कि मुझे सिर्फ इस डॉक्टर को दिखाना है तो मैं देखूंगा, आजू बाजू नजर घुमाओ, यहाँ क्या है यहाँ क्या है, जनरल अवेयरनेस, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन आपको किसी किताब में नहीं मिलती, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom of organisms। देखो आपको पता है रिंगवर्म एक स्किन डिजीज मतलब वो जो दांत खाज खुजली होती है वो एक फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर फैमिली फंगल इन्फेक्शन कर रहा है, मोल्ड, यानी माइक्रोस्पोरम बिलोंग्स टू राइजोपस फैमिली, सिमिलर टू राइजोपस फैमिली बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a medical doctor who specializes in kidney care and in treating kidney disease। तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो किडनी ट्रीटमेंट देखा जाता है। अभी देखो यहाँ पे बाकी सब तो आपको समझ में आ जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है मुझे पता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि एम्बुलेंस नंबर लिखो कमेंट सेक्शन, वैसे ही अभी मैं एक होमवर्क दे रही कि देखो रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है जो एक्सरे वगैरह निकालते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होता है जो बेसिकली लंग्स के साथ डील, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है किडनी स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, ये आपको सर्च करके नॉर्मल गूगल सर्च करो और कमेंट करो
हु इज अ यूरोलॉजिस्ट? यूरोलॉजिस्ट कौन से ऑर्गन को ट्रीट करता है? मुझे आंसर पता है, पर अगर मैंने बता दिया तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको खुद से सर्च करना है। ऑल राइट। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द CN फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग द हॉस्पिटल इन कंसल्टेशन विद सुपरिटेंडेंट? तो नर्सेस को गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर किधर से मिलता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या फिर चीफ ऑफ सेंटर। तो चीफ ऑफ सेंटर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को गाइडेंस देता है कि ऐसा ऐसा काम हो जाना चाहिए, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सेस को काम देता है कि ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट गाइड्स द नर्सेस हु आर एट द लोअर लेवल फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, न्यू इन्फॉर्मेशन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मेन काम क्या होता है? इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। इसका मेन काम है हेल्थ केयर प्रोसीजर एज वेल एज अटेंशन ऑन सर्टन हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे समझो HIV के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, पोलियो वैक्सीन का इंपॉर्टेंस बताना। ये जो छोटी छोटी हेल्थ केयर वाली चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूरी सोसाइटी को पता होना, ये टाइम टू टाइम स्प्रेड करना, ये आपके रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट एंड आपको सिर्फ मैच द कॉलम कर। ब्रूजिंग मतलब क्या होता है? ये नाम पढ़ते ही मुझे इसका मीनिंग समझ गया। ब्रूजिंग मतलब चोट लग जाना। जब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते खेलते अगर आप गिर गए, आपने डाइव मारा, तो आपका स्किन छिल जाता है, तो उधर पे पूरा ऐसे नीला हरा पूरा पस वस हो जाता है और स्किन ब्लू हो जाती है। तो ब्रूजिंग मतलब क्या होता है? ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो बी का आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है। डिसलोकेशन मतलब आपका हड्डी आपके लोकेशन से हट जाता है। डिसरप्शन ऑफ जॉइंट। डी का आंसर क्या आएगा? सॉरी, बी का आंसर आएगा बी का आंसर आएगा ब्रूजिंग ना। सी का आंसर आएगा 1 और डी का आंसर आएगा 2। ये नहीं आएगा, ये आएगा। करेक्ट, मैंने गलती से इधर किया पर आंसर बराबर टिक किया। फिर फ्रैक्चर को हमने ग्रीन स्टिक बोला है। ग्रीन स्टिक क्यों बोला है? फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जैसे समझो जब आप झाड़ की लकड़ी तोड़ते हो, तो अगर आप कोई लकड़ी तोड़ते हो तो वो लकड़ी डायरेक्ट दो टुकड़ा नहीं हो जाती है। जब आप झाड़ का कोई ब्रांच तोड़ते हो तो वो पहले मतलब सिर्फ अंदर से सिर्फ बेंड होती है, वो डायरेक्ट ऐसे दो टुकड़ा नहीं होती है, वो अंदर से बेंड होती है। फिर उसको छील के आप अलग करते हो और दो टुकड़ा करते हो। तो वैसे जब आपका हड्डी टूटता है तो वो डायरेक्ट छोटे छोटे पार्ट्स में पाउडर नहीं हो जाता है। जब आपका हड्डी टूटता है तो पहले वो बेंड होता है, और फिर अगर उसके ऊपर मारते रहे तो फिर वो दो टुकड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक से कंपेयर किया गया है। ये देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एंड स्ट्रेन मतलब क्या होता है? मसल इंजरी, मोच आ जाना, नस खींच जाना। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में इजी क्वेश्चंस थे, आपको समझ आए होंगे, मजा आया होगा। टोटल 60 नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैंने दे दिया है, 60 MCQ बायोलॉजी का दे दिया है, आगे ऐसे ही आते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा सैम्पल पेपर चेक नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, फ्री मटेरियल वाला सेक्शन चेक करो। यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। सैम्पल पेपर डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करो, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम खत्म होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फार्मेसी का एडमिशन, काउंसलिंग, सारी चीज़ें आपको हमारी चैनल पे मिलने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कम्युनिटी पोल चेक नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोल पे हम डेली बेसिस पे बता देती हूँ मैं। हाँ, आप लोगों के लिए हम डेली बेसिस पे MCQs अपलोड करते हैं। ज्ञान लैब चैनल सर्च करो, चैनल पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ये प्लेलिस्ट में से आप अपना चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो, MCQs का रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि 12वीं में से MCQ आने वाला है। यानी हाँ वाला पार्ट चेक करा। कम्युनिटी सेक्शन में आपको डेली इंग्लिश के MCQ, ये देखो अभी जस्ट MCQ अपलोड हुआ है, तो MCQ का आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQs मिलेंगे, आपको बायोलॉजी के MCQs मिलेंगे। ये हम डेली अपलोड करते हैं, तो ये आंसर करने से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न समझ। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमने फार्मेसी हेल्प की थी और हम नर्सिंग कोशिश कर रहे हैं।
बदले में हमको आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री मटेरियल पहुंच सके और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। पढ़ाई करते रहो, चैनल पे बने रहो, अपना प्यार हमें देते रहो। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।